बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि लाहौर हाई कोर्ट बुलेटिन, ये जो फोर्टनाइटली केस लाज अपडेट होते हैं लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर। और आज का ये जो वॉल्यूम 4 ये स्टार्ट हो गया और इसका इशू 1 यकम जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2023 तक के 15 दिन में, मतलब जितने भी केस लाज वो जो रिपोर्ट होने वाले होते हैं तो वो उनको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको डिफरेंट केस लाज मिल जाएंगे। ये टैक्स लॉ के हवाले से सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिविल लॉ, सर्विस लॉज, मतलब सारे लॉज के हवाले से जो भी केस लॉज हैं वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर। और जितने भी ये कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं वो भी, उनका भी बाद में देखते हैं। तो ये 1 से 29 पेजेस है। मैं कोशिश करूँगी कि इसी एक लेक्चर में ये 29 पेजेस को कवर कर लूँ, उसमें जितने भी केस लाज आते हैं वो सारे। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि जो लोग स्पेसिफिकली सिविल जज या एडिशनल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इनको लाजमी पढ़ा करें, इन केस लाज को। उसके अलावा भी बतौर वकील आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप केस लाज को डेली बेसिस पर कोई एक छोटा सा भी पढ़ लें। तो ये लाहौर हाई कोर्ट ने, मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि जिसमें आपको एक तरह का ये सिर्फ एक पेज के ऊपर एक केस ला आपको मिल जाएगा जिसमें एनालिसिस, फैक्ट्स, इश्यूज और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ इस एक को भी पढ़ लें अच्छी तरीके से तो वो इनफ होता है, आपकी प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा, आपके लॉ की अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा आपको। इसकी वजह से सेक्शन ज़्यादा रह जाते हैं जो कि लोगों का सबसे बड़ा मुश्किल काम लगता है कि हर कोई कहता है कि जी हमें सेक्शन याद नहीं रहते। सेक्शन याद करने को बहुत ही आसान तरीका यही है कि वो आप डेली बेसिस पर कोई एक केस ला पढ़ लिया, लेकिन उसमें जितने भी सेक्शन होते हैं वो आपको याद आ जाएंगे। जैसे कि ये फर्स्ट केस ला है, अब चूँकि ये रिपोर्ट नहीं हुए होते अभी तो इसलिए मैं इसके रेफरेंस को नहीं पढ़ूँगी। आगे जितने भी सिर्फ फैक्ट्स, इश्यूज, उसका एनालिसिस और कंक्लूजन पढ़ूँगी एक ही केस में, जितने भी आगे आएंगे। ठीक हो गया जी, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टैक्स अपील है। फैक्ट्स इसमें क्या थे जी? थ्रू दिस अपील द पिटिशनर हैज़ असेल्ड द जजमेंट वेयर बाय द ऑर्डर passed by the appellate tribunal was maintained, directing refund for the respondents and another sum for the spare parts as goods within the contemplation of tax regime as enforced for the tax period 1996-97, मतलब 1996-97 की ये अपील दायर हुई हुई है। और इसमें मसला क्या है जी? फैक्ट क्या है कि उसने रिफ़ंड क्लेम किया है सेल टैक्स के गुड्स के हवाले से। अब सबसे पहला इशू इसमें क्या अराइज हुआ? वेदर द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ सेल टैक्स एक्ट कैन बी अवेल्ड विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम। अब सबसे पहला सवाल जो है कि इनपुट टैक्स, अब ये जो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स जिनका मतलब जो सेल टैक्स से रिलेटेड है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। इसके हवाले से मैं एक अलग से वीडियो बनाने का सोच रही हूँ क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स। इन शॉर्ट ये है कि इनपुट टैक्स वो होता है जो कि आपका एडजस्टेबल होता है रिफंड में, मतलब आपने पहले से पे किया हुआ होता है और फिर आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आउटपुट जो आपने डिडक्ट किसी का किया होता है तो अगला बंदा आपसे क्लेम करता है, आसान अल्फाज में ये। अब वो कहता है कि क्या इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट के हवाले से कोई लिमिटेशन टाइम है या नहीं है, पहला सवाल ये। दूसरा सवाल क्या है जी? व्हाट इज़ द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द सेल टैक्स 1990 डीलिंग विद रेफरेंस टू of tax claim to have been paid or overpaid through inadvertence, error और misconstruction। अब दूसरा सवाल ये क्या है कि कोई इस हवाले से प्रोविज़न है सेल टैक्स में कि अगर कोई टैक्स पे कर दिया गया हो इन एडवर्टेंस या मिसकंसेप्शन में, मतलब उसका टैक्स बनता नहीं था लेकिन उसने पे कर दिया, तो उस हवाले से कोई सेल टैक्स एक्ट में कोई प्रोविज़न है या नहीं है। तीसरा सवाल है जी, वेदर देयर इज़ पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर सीकिंग द रिफंड अंडर सेक्शन 66 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब सेल टैक्स एक्ट 1990 का सेक्शन 66 रिफंड के हवाले से क्या कहता है कि उसका टाइम लिमिटेशन कितना है। ये 3 सवाल हो गए जी। अब इस केस का एनालिसिस, ये बेसिकली पूरे के पूरे केस की एक तरह के समरी कह लें या प्रेसी कह लें, बल्कि प्रेसी ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा कि प्रेसी है जिसमें पूरा केस डिस्कस किया गया।
The provision does not stipulate any condition or restriction of time for adjustment of the input tax from the output tax payable in respect of taxable supplies made in the tax period. अब पहली बात तो उसने ये कह दीजिए टैक्स जो इनपुट टैक्स होता है उसकी एडजस्टमेंट के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा, द स्टिपुलेशन ऑफ द टाइम दैट इज अ टैक्स पीरियड इज विद इन regard to determining the tax liability of the output tax on taxable supplies made by the taxpayer during that period and does not relate to the period of payment of input tax on the taxable supplies received by him। अब वो कहता है कि जो भी टाइम उसमें स्टिपुलेट किया गया है टैक्स पीरियड के अंदर अंदर वो उसकी लाइबिलिटी है आउटपुट टैक्स, लाइबिलिटी ऑफ द आउटपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज कि जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज उसने ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड दी हैं वो उस पेमेंट से रिलेट नहीं करती इनपुट टैक्स पे ऑन द टैक्सेबल सप्लाईज रिसीव्ड बाय हिम। मतलब ये इन शॉर्ट ये कहना चाहता है वो, जो मुझे अभी तक इसकी समझ आई है वो यही है कि जितना भी टाइम पीरियड मतलब एक टैक्स पीरियड जो होता है वो पूरा एक साल का समझ ले। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं कि एक साल के अंदर अंदर उसने जितनी भी सप्लाईज दी हैं उसमें अगर उसने ओवर पेमेंट कर ली है तो वो उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है अगर उसका वो आउटपुट टैक्स है, मतलब पीछे वाले का आउटपुट टैक्स है और अगला वाला उसमें से इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। अब दूसरा सवाल जो था उसका, सेक्शन 66 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 प्रोवाइड्स फॉर रिफंड ऑफ टैक्स क्लेम्ड टू हैव बीन पेड और ओवर पेड थ्रू इन एडवर्टेंस एरर और मिसकंसेप्शन एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर प्रेफरिंग सच क्लेम्स। अब वो कहता है कि एक साल तक का टाइम है कि आपने अगर कोई ओवर पेमेंट कर दी है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं रिफ़ंड के लिए। एडजस्टमेंट के लिए कोई टाइम नहीं है, रिफ़ंड के लिए टाइम लिमिटेशन है एक साल तक की। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर सीकिंग द रिफंड अंडर सेक्शन 66 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट 1990 इज 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स दैट इज व्हेन आउटपुट वाज पेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट एडजस्टिंग द इनपुट टैक्स। रजिस्टर्ड पर्सन ने इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट नहीं किया और उसने पेमेंट कर दी, जो कि मतलब वो इनपुट में क्लेम करके एडजस्ट कर सकता था लेकिन फिर भी उसने पे कर दिया तो उसको वो एक साल के अंदर अंदर क्लेम कर सकता है। कंक्लूजन इसका क्या निकला जी? द एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स फ्रॉम द आउटपुट टैक्स प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 71 ऑफ द सेल टैक्स एक्ट कैन बी अवेल्ड विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम। मैं फिर कह रही हूँ कि ये एडजस्टमेंट के लिए नो टाइम लिमिटेशन है और जो रिफंड है उसके लिए एक साल तक का टाइम लिमिटेशन है। ये वही बात दोबारा लिखी हुई है इसलिए इसको दोबारा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैं चाह रही हूँ आधे घंटे में ये सारे केस लास्ट डिस्कस कर लूँ। अच्छा जी चलें, पहला तो टैक्स का रिलेटेड था थोड़ा सा टफ लेकिन अब आगे आसान है तो स्पीडीली चलते हैं। फैक्ट्स हैं जी अगले केस के। यह सिविल अपील है। सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ सम ऑफ द रिस्पोंडेंट्स थ्रू विच दे फाइल्ड अ डॉक्यूमेंट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम। अब वो कहता है कि सिविल अपील है, उसमें फैक्ट किया था कि एक एप्लीकेशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के किसी रिस्पोंडेंट के बिहाफ पर जिसमें उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट फाइल किए विदाउट एक्सप्लेनेशन, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल किया लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि वो क्यों डॉक्यूमेंट फाइल किया गया। इशू एक ही है इसमें, वेदर मेयर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू अ कंसाइज स्टेटमेंट और एन एप्लीकेशन विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन अकॉर्ड्स विद द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980। अब पहला सवाल एक ही इशू इसमें कि अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल करता है और उसके साथ उसने प्रिसाइज स्टेटमेंट दे दिया या कोई एप्लीकेशन दिया लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी कोई कि वो क्यों मतलब फाइल किया गया, तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रूल्स हैं या नहीं है। एनालिसिस पढ़ते हैं जी। इफ़ देयर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ मेयरली फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू अ कंसाइज स्टेटमेंट और एन एप्लीकेशन विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन as contended by the learned counsel, it does not accord with the Supreme Court rules 1980, the rules, nor with common sense. An application or concise statement must mention the purpose of its filing. Rule 1 of Order 18 of the rules stipulates that concise statement of the facts of the case and the arguments upon which the purpose to rely are to be mentioned therein. And Order 18 is also applicable to supplemental proceedings, which would include applications simply filing a document without explaining it that it
is and or what its effect would not put the other side on notice as to purpose of its filing documents, which are filed either through an application or a concise statement, save exhibits or pleadings, should be explained in the application, concise statement और in the affidavit in support thereof. In short, वो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है या कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो साथ उसका पर्पस भी बताना है कि वो क्यों फाइल किया गया है। विदाउट पर्पस आप इसको फाइल नहीं कर सकते। कंक्लूजन में भी यही बात की गई है। मेयर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू अ कंसर्न स्टेटमेंट और एन एप्लीकेशन विदाउट एन एक्सप्लेनेशन डज नॉट अकॉर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980। आगे आ जाती हैं जी तीसरी जजमेंट के ऊपर। इसमें है फैक्ट्स। थ्रू दिस पिटिशन द पिटिशनर हैज़ सॉट पोस्ट अरेस्ट बेल इन अ मर्डर केस। अब इसमें क्या किया, पिटिशनर ने पोस्ट अरेस्ट बेल की है मर्डर केस में, मतलब मर्डर केस हुआ है और उसमें उसने पिटिशनर ने पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल कर दी। इशू क्या है जी, वेदर अ बेल एप्लीकेशन ऑन द सेम ग्राउंड कैन बी रिपीटेड बिफोर द सेम कोर्ट। मतलब पहले भी उसने एक बेल फाइल की और वह खारिज हो गई होगी, उसने दोबारा फाइल कर दी, तो क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहला सवाल ये। दूसरा है जी, वेदर अ डिटेन्ड अक्यूज्ड कैन बी मेड टू सफ़र बिकॉज हिज एडवोकेट इलेक्ट्स टू स्ट्राइक। अब स्ट्राइक की वजह से वो कहता है कि जी उसके जो क्लाइंट है मतलब अक्यूज़ है उसको सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेदर द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी इज़ अ सेक्रेट ट्रस्ट, वेदर एक्शन डिट्रीमेंटल टू द लिबर्टी ऑफ एनी वन कैन बी टेकन, वेदर अ कोर्ट हैज़ टू वेट फॉर द कंप्लेनेंट्स एडवोकेट। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं ये, मतलब प्रैक्टिकली ये डेली बेसिस पे चलने वाली चीज़ें। वेदर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बार काउंसिल ऑफ पाकिस्तान टू इंश्योर द प्रेस्टीज ऑफ लीगल प्रोफेशन। मेरा ख्याल है इसको उर्दू करने की ज़रूरत नहीं है, समझ आ रही है, आसान है। एनालिसिस। In the case of Nazir Ahmad, a judgment by a 3-member bench of Honorable Supreme Court, it was held that another bail application on the same ground cannot be repeated before the same court. चलो जी, पहले सवाल का जवाब हो गया कि वो रिपीट नहीं की जा सकती सेम ग्राउंड के ऊपर। मतलब एक दफ़ा बेल एप्लीकेशन एक कोर्ट में खारिज हो जाए तो सेम उसी कोर्ट में आप दोबारा वही बेल एप्लीकेशन नहीं दायर कर सकते, अपर फोरम पे जाना पड़ता है। एंड इफ़ अ बेल एप्लीकेशन इज़ विड्रॉन ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ अ ग्राउंड ऑन विच द बेल इज सॉट इट कैन नॉट बी टेकन अगेन। ठीक हो गया, अगर एक ग्राउंड के ऊपर आपने बेल विड्रॉ कर लिया तो फिर उसी ग्राउंड के ऊपर आप दोबारा बेल एप्लीकेशन नहीं दे सकते। इफ़ द बेल एप्लीकेशन वाज विड्रॉन the said decision was endorsed in the case of Muhammad Aslam, a judgment by a 5-member bench of Honorable Supreme Court. A detained accused must not be made to suffer because his advocates elects to strike or does so in solidarity with his colleagues. The Pakistan Bar Council has enacted the canons of professional conduct and etiquettes of advocates, which stipulates that it is the duty of advocates to appear in the court when a matter is called and make satisfactory alternative arguments. If he is unable to, the advocate representing an accused must discharge his duty towards his client. If an advocate strikes for a lesser or personal reason, it would be appropriate to first return the professional fee received from the client. An advocate should not strike at the expense of the client. चलें जी, ये एक बहुत ही मशहूर सवाल का जवाब इस जजमेंट में आ चुका है। अगर आपको ये कहीं पर भी मतलब कोर्ट्स में आजकल ये अक्सर रोला चलता रहता है कि अगर एडवोकेट्स स्ट्राइक पर हैं तो जजेस पहले स्ट्राइक पर बैठे होते हैं, तो वो एडवोकेट की ये ड्यूटी है कि उसने अपने प्रोफेशन को प्रायोरिटी पर रखना है। अब मैं इसका रेफरेंस देना चाह रही थी कि अगर किसी ने इस हवाले से कोई इशू हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शहबाज अकमल वर्सेस स्टेट प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब लाहौर, क्रिमिनल पिटिशन नंबर है जी 1496 ऑफ 2022 की, मिस्टर जस्टिस काजी फाइजी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दी है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि जी पंजाब बार काउंसिल ने रूल्स बनाए हुए हैं, उस रूल्स के मुताबिक एडवोकेट की जो फर्स्ट ड्यूटी है उसे अपने क्लाइंट के लिए पेश होना है अदालत में। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर उसे फ़ीस वापस करेगा जो उसने ली है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसेस बाय स्टेटिंग that the exercise of authority is a sacred trust. If an advocate representing a detained accused does not attend court, he fails to perform his professional duty and breaks his client's trust. An accused person, like any other, has the inalienable right to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with the law.
but if advocates strikes and trials are postponed, this constitutional right of the accused is negated. तो वो कहता है जी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अक्यूज्ड का जो प्राइमरी राइट है कि वो उसको मतलब अपना केस को की पैरवी करने का या उसके साथ फेयर ट्रायल वाला बात की जा रही है, तो उसमें अगर कोई एडवोकेट अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो या स्ट्राइक पर चला जाता है या पोस्टपोन कर देता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की वायलेशन होती है। आगे है जी द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मैंडेट्स दैट नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू द लिबर्टी ऑफ एनीवन बी टेकन एक्सेप्ट in accordance with the law. Therefore, if the trial of a detained accused is delayed on account of strike and subsequently the accused is acquitted, then the additional incarceration suffered by the accused would have been detrimental to his liberty. मतलब ये है कि अगर उसकी जो राइट टू लिबर्टी है कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है वो किसी भी वजह से डिले हो रहा है और अगर उस डिले के बाद उसको मतलब अक्यूज जो है वो बरी हो गया है तो फिर उसकी वो लिबर्टी तो वो सॉल्व हो गई ना। अमंग्स द डेजिग्नेटेड फंडामेंटल राइट्स of an accused, there is also the right to a fair trial and due process, which rights are premised on proceeding with the trial of detained accused. It is clarified that a court does not have to wait for the complainant's advocate to attend the court, much less adjourn a case due to his absence, because the state counsel employed at taxpayers' expense is required to prosecute case. अब इसमें ये है कि अगर किसी अक्यूज का वकील पेश नहीं होता तो उसके वेट में पेशी नहीं दी जा सकती। मतलब ये जो हमारे यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिस चल रही है ना जी, वकील साहब की वालदा बीमार हैं या वकील साहब का फलां फोत हो गया और वकील साहब खुद बीमार हैं तो वो आ नहीं सकते, लिहाजा पेशी दी जाए, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। उसको पेशी इस वजह से नहीं मिलेगी, अगर वो नहीं है तो फिर जो प्रोसिक्यूशन जो है वो उसकी साइड से वो केस मतलब परसू किया जा सकता है, स्टेट कौंसल अपॉइंट किया जा सकता है, तो वकील की गैर मौजूदगी की वजह से पेशी नहीं मिलेगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है वैसे ये। ऑल प्रोविंशियल बार काउंसिल्स एंड द पाकिस्तान बार काउंसिल अनडाउटेडली वुड रिमेन एडवोकेट्स ऑफ देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज एंड वुड इंश्योर दैट द प्रेस्टीज ऑफ द लीगल प्रोफेशन इज नॉट अंडरमाइंड बाय एडवोकेट्स हु स्ट्राइक फॉर अ लेसर कॉज देन टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई स्ट्राइक की जा रही है तो फिर तो ठीक है, लेकिन इससे कम के लिए अगर कोई स्ट्राइक है तो फिर वो उसका इफेक्ट नहीं होगा। इन शॉर्ट में ये कहना चाहते हैं। बेल एप्लीकेशन ऑन द सेम ग्राउंड कैन नॉट बी रिपीटेड बिफोर द सेम कोर्ट। A detained accused cannot be made to suffer because his advocate elects to strike. Yes, the exercise of the authority is the secretary's. वो जो ऊपर सारे सवाल थे ये उनके जवाब हैं। Action detrimental to the liberty of anyone cannot be taken. A court has no to wait for complainant's advocate and state counsel is required to prosecute cases in his absence. Yes, it is duty of bar counsel to ensure the prestige of legal profession. होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा सुन के, मुझे तो पढ़ के मज़ा आ रहा है। फैक्ट्स, अगला केस आ गया जी चौथा। 15 दिन में ऑलमोस्ट 15 केसेस तो हो ही जाते हैं। फैक्ट्स, थ्रू दिस क्रिमिनल petitioner complainant of case sought cancellation of a post arrest bail which was granted to respondent number 2 who is accused in the said FIR. अब इसमें इशू क्या था जी, वेदर द ओपिनियन ऑफ सेकंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होल्डिंग द कंप्लेनेंट party aggressor can be believed at the stage of bail, especially when accused party has neither agitated it nor moved for any cross version. अब वो कहते हैं कि जी क्या दूसरी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ओपिनियन मैटर करती है कि अगर एक मतलब कंप्लेनेंट साइड का वर्जन कुछ और है और दूसरी साइड में क्रॉस वर्जन नहीं आया हुआ, whether bail granting order can be cancelled if the same is perverse, कि एक दफ़ा बेल ग्रांटिंग ऑर्डर बेल ग्रांट कर दी गई तो फिर उसको कैंसिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसका जवाब इसमें दिया गया। Analysis that it no doubt the opinion of the investigation officer has same persuasive value if the same is based upon a strong and concrete material which is lacking in the present case. अब वो कहता है कि जी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी ओपिनियन मैटर करती है, लेकिन अगर वो किसी
कंक्रीट मटेरियल के ऊपर की गई हो, मतलब किसी बेसिक ग्राउंड के ऊपर या कोई एविडेंस के ऊपर दी गई हो, लेकिन वो इस केस में नहीं थी। सम को अक्यूज्ड अर्लियर फाइल्ड पिटिशन फॉर प्रोटेक्टिव प्री अरेस्ट बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट एंड इन द सेड पिटिशन इट इज now here asserted that complainant party was aggressor, nor any ground regarding cross version was agitated, meaning thereby that at the time this plea was not taken by the respondent and was subsequently agitated, due to which the subsequent investigating officer formed the said opinion, and due to this circumstances his opinion has no persuasive value at the stage of bail, and it would be the trial court which after recording the evidence will appreciate this aspect of the case. In short कि जब भी बेल स्टेज होती है तो बेल स्टेज के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा डीपली नहीं किया जाता, एविडेंस की तरफ नहीं जाया जाता, मोटी मोटी बात की जाती है। तो इसमें अगर वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये कहता है कि जी इसमें कंप्लेनेंट ही एग्रेसिव था, मतलब इन आसान अल्फाज में हम कह लें कि कंप्लेनेंट की तरफ से अटैक हुआ गया था या क्रॉस वर्जन उसका नहीं था, मतलब दूसरी पार्टी ने उनके खिलाफ इस हवाले से कोई भी बात नहीं की। क्रॉस वर्जन तब होता है जब दोनों पार्टीज आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं, तो एक ने दूसरे को मारा होता है और दूसरे ने भी पहले को मारा होता है, तो फिर दोनों ही पार्टीज जो है वो एफआईआर करवाती हैं, तो एक की एफआईआर कहलाती है और दूसरे का क्रॉस वर्जन। अब इस केस में क्रॉस वर्जन नहीं है, तो इस वजह से जो उनकी प्ली थी उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि वैलिड नहीं है, जो कि कोर्ट ने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर क्रॉस वर्जन नहीं है तो उनकी मतलब प्ली जो बेल स्टेज के ऊपर ये मैटर बनता ही नहीं है, ये एविडेंस ट्रायल का मामला है। It is settled that bail granting order could be cancelled if the same was perverse, an order which is inter alia entirely against the weight of the evidence on record by ignoring material evidence on record indicating prima facie involvement of the accused in the commission of crime is always considered as a perverse order, which is in present case, as material evidence on the record brought by prosecution promptly was not given any weight by the High Court, and the reverse order was passed upon a bailed opinion of second investigation officer. Of course, bail can be cancelled if bail granting orders is erroneous and resulted into miscarriage of justice. अब वो कहता है कि जी बेल ऑर्डर जो है वो अगर एक दफ़ा बेल ग्रांट कर दी गई है तो फिर उसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर वो ऑर्डर जो है वो गलत हो गया हो या फिर वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कर रहा हो या फिर जो अक्यूज्ड है वो मतलब किसी और क्राइम में मुलविस ना हो रहा हो, या मतलब उसके सॉरी मुलविस हो रहा हो, मतलब उसके जो हाई जिस तरह के होते हैं ना सवेयर किस्म के मुजरिम, तो उनकी अगर बेल ग्रांट हो जाए तो वो कैंसिल भी हो सकती है कि अगर ख़तरा हो कि दोबारा वो ऐसे क्राइम करने का इरादा रखता है। अच्छा जी, कंक्लूजन में नहीं पढ़ी क्योंकि उसमें सेम वही बात दोबारा की गई है। फैक्ट्स थ्रू इंस्टेंट जेल पटिशन, सॉरी यहाँ पे बेल हो गया, उन्होंने जेल लिख दिया गलती से नहीं, जेल पटिशन भी होती है वैसे, सॉरी, जो जेल के ज़रिए की जाती है। जेलर मतलब अगर कोई कैदी जेल में होता है तो फिर उस जेल से वो पटिशन फाइल करता है। The petitioner has assailed the order of London High Court, there whereby in appeal the conviction and sentence of death, along with compensation and the sentence in default whereof awarded to the petitioner by the London Trial Court was maintained. Whether trustworthy and confidence inspiring ocular evidence alone is sufficient to sustain conviction of an accused. अब पहला सवाल ये था कि ट्रस्टवर्दी या कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग अकुलर एविडेंस होती है जो कि आई विटनेस जिसे हम कहते हैं, तो वो उसकी एविडेंस सफिशेंट है कि अक्यूज को सज़ा दे दी जाए। दूसरा सवाल है वेदर माइनर डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी इन मेडिकल एविडेंस रिलेटिंग टू नेचर ऑफ इंजरीज कैन निगेट द डायरेक्ट एविडेंस। अब माइनर डिस्क्रिपेंसी से मुराद के वो अगर उसकी नेचर ऑफ एविडेंस सॉरी उसकी इंजरीज जो है वो किसी और टाइप की लिखी हुई थी जबकि लिखी गई किसी और टाइप की, तो क्या इसका क्या इफेक्ट होगा। वेदर रिलेशनशिप ऑफ द prosecution witness with the deceased can be a ground to discard the testimony of such witness, कि अगर एक जो मरने वाले का रिश्तेदार है कोई वो आके गवाही देता है तो फिर क्या उसकी गवाही पर सभी सवाल उठाया जा सकता है या वो वैलिड है गवाही, ये सवाल है इसमें।
अच्छा जी, इट analysis है जी, it is settled law that where ocular evidence is found trustworthy and confidence inspiring, the same is given preference over material medical evidence and the same alone is sufficient to sustain conviction of an accused। लो जी, एक बेहतरीन सवाल का जवाब मिल गया कि अगर ocular account मतलब आई विटनेस जो है वो ट्रस्टवर्दी है और कॉन्फिडेंस है, तो उसकी एविडेंस के ऊपर सजा दी जा सकती है, चाहे मेडिकल एविडेंस उसके मतलब उससे डिफरेंस ही क्यों ना हो। माइनर डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी इन मटीरियल मेडिकल एविडेंस रिलेटिंग टू नेचर ऑफ इंजरीज डू नॉट निगेट द डायरेक्ट एविडेंस एज विटनेसेस आर नॉट सपोज टू गिव फोटो पिक्चर ऑफ अकुलर अकाउंट। कि मतलब अगर उन्होंने जो अकुलर अकाउंट ने जो भी बात की गई है वो एक्चुअल मतलब उन्होंने तस्वीर तो नहीं खींची ना, उसकी तस्वीर तो डॉक्टर ने खींची है और उसके मुताबिक उसने उस इंजरीज को डिफाइन कर दिया, तो दोनों में थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो भी जाए तो चलता है। आगे है जी, इवन अदरवाइज कन्फ्लिक्ट ऑफ अकुलर अकाउंट विद मेडिकल एविडेंस बीइंग नॉट मटेरियल इन प्रिंटिंग एनी डेंट इन प्रोसिक्यूशन पर्सन वुड हैव नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोसिक्यूशन केस। अगर तो उसमें कोई मटेरियल मतलब जैसे कि इंजरी अगर उसे वो डॉक्टर ने कहा कि गोली लगी है और जो अकुलर अकाउंट है वो कहता है कि जी उसे खंजर से मारा गया, तो ये तो मटेरियल डिफेक्ट हो गया ना। इसके अलावा अगर कोई माइनर सी डिफरेंसेस है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ अ वेल सेटल्ड पोजिशन ऑफ लॉ दैट एज लॉन्ग एज द मटीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एविडेंस हैव अ रिंग ऑफ ट्रूथ courts should ignore minor discrepancies in the evidence. It is by now a well established principle of law that mere relationship of the prosecution witness with the deceased cannot be a ground to discard the testimony of such witness, especially when the relationship with the assailant is so close। कि जी मरने वाले का अगर रिश्तेदार कोई गवाही दे रहा है तो इस वजह से उसकी गवाही को डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता, वो दे सकता है गवाही। अगला केस है जी छठा। Through this petition, the petitioner assailed the impugned order passed by the Peshawar High Court, whereby the learned High Court was made several directions inter alia that a committee should be formed to review prices of livestock and poultry products, and that officials of the government ought to make regular visits to the market to ensure that adulterated milk and other items which are not consumable are not sold in the market। चले आगे सवाल ही पढ़ लेते हैं, इसको वो समझ आ जाएगी उसमें इशू क्या है। लाइफ स्टॉक के प्राइसेस के हवाले से इशू है। वेदर द हाई कोर्ट डज नॉट हैव सू मोटर डज हैव सू मोटर जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट के पास सू मोटर जुरिस्डिक्शन है। वेदर लर्नड हाई कोर्ट इज कम्पिटेंट टू फिक्स द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कैन डिवाइस फार्मूला फॉर प्राइसिंग अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो जी, रेट पटिशन में क्या हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो प्राइस को डिटरमिन कर सके कि कौन सी चीज़ की कितनी प्राइस होनी चाहिए और सू मोटो कर सके। वेदर द सब्जेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स फेल्स विद इन द डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा जी, वो कहता है कि क्या रिस्ट्रिक्शन जो है या प्रोहिबिशन है किसी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के हवाले से वो फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में आती हैं या नहीं आती। वेदर सेक्शन 5B ऑफ पाकिस्तान इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एक्ट 1950 प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एन ऑर्डर restricting or prohibiting imports or exports, the jurisdiction to adjudge the same would exclusively vest with a commercial court। अब वो कहता है कि जी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के हवाले से जो भी चीज़ें हैं उसकी वायलेशन के हवाले से क्या वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कमर्शियल कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट के पास भी मतलब रिट पिटिशन आ सकती है। इट इज़ सेटल्ड लॉ दैट हाई कोर्ट डज नॉट हैव सो मोटर जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution, as compared to this court, which has been conferred exclusive jurisdiction in the matter by Constitution terms of Article 184(3). Article 184 of the Constitution provides that the power to exercise suo jurisdiction vests only with the Supreme Court। In short, के suo की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है। It is pertinent to mention here that the London High Court was not competent to even fix the prices of products। हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स कर सके।
The only course of action available to it, if necessary, was to direct the government to do what it is required to do under the law. In case its officials functionaries were not doing that, the High Court under Article 199 cannot devise a formula for pricing. Doing so, it's not permitted under the law and does not fall in the domain of the courts, and goes against the principle of trichotomy of powers envisaged under the Constitution. The act of issuing directions with respect to an issue or dispute which was not before the court, High Court, constitutes an overstepping jurisdictional limit which cannot be countenanced. The learned High Court could only pass appropriate unlawful orders on matters which have a direct nexus with with the lies list before it, and could not overstep to digress therefrom. इन शॉर्ट इसमें वो यही कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है उसके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन कर सके। उसका सिर्फ काम था कि वो गवर्नमेंट को डायरेक्शन करती कि गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिन करे। Item number 27 of Federal Legislative List clearly and categorically provides that the imports and exports is a federal subject. Further, Section 3 of Pakistan Imports and Exports Control Act 1950 clearly states that the power to prohibit or restrict imports and exports vests with the federal government. The aforementioned provision of law clearly states that the subject of restriction or prohibition of imports and exports falls within the domain of the federal government. It is necessary to note that Section 5B of the IBID का मतलब होता है as एग्जैक्ट मैं भूल गई हूँ, लेकिन एज अब जैसे ऊपर बताया गया वही सेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स that in case of violation of an order restricting or prohibiting export or imports, the jurisdiction to adjudge the same would exclusively vest with the commercial court. The High Court, acting under Article 199, cannot be termed as a commercial court. This is because civil criminal jurisdiction of the High Court are separate from the constitutional jurisdiction of the High Court. In the former, evidence is recorded by the competent court, and then the High Court sits in appeal revision over a decision of the lower for a forum आना चाहिए था। अच्छा, if in the letter the high court is the court of first instance, does not ordinarily record evidence regarding factual matters, and is acting as a constitutional court inter alia to ensure that there is no infringement of the constitution of the rights guaranteed by to citizens by the constitution. इन शॉर्ट इसमें वो ये कह रहा है कि जो हाई कोर्ट के पास वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं थी कमर्शियल कोर्ट की, हाई कोर्ट जो है वो कमर्शियल कोर्ट के फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, क्योंकि उस टाइम पर वो हाई कोर्ट जो है वो सिविल और अपीलेट और या रिविजनल कोर्ट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिट पिटीशन है वो हाई कोर्ट जो है वो सुन सकती है, क्योंकि वो सिटीजन के राइट्स के हवाले से रिलेटेड है, लेकिन उसमें भी वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है और कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जी, पिटिशनर्स अलोंग विद टू को अक्यूज, ये अगला केस स्टार्ट हो गया, वर ट्राइड बाय द लर्नेड एडिशनल सेशन जज इन आ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 302, 148, 149। 302 मर्डर है, 148, 149 अनलॉफुल असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट वाला। पीपीसी फॉर मतलब एक से ज़्यादा लोग थे, कमिटिंग मर्डर उन्होंने कत्ल किया। द सेम वाज इंस्टीट्यूटेड बीइंग डिससेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द पुलिस इन केस एफआईआर अंडर सेक्शन 302, 148, 149 पीपीसी। द लर्नेड ट्रायल कोर्ट वाइड इट्स जजमेंट while acquitting the two co-accused, convicted the petitioners under section 302B PPC and sentenced them to imprisonment for life. They were also directed to pay compensation to the legal heirs of the deceased, or in default whereof to further suffer 4 months SI benefit of section 382B CRPC was also extended in favor of the petitioners. In appeal, the Learned High Court maintained the conviction and sentences awarded to the petitioner by the Learned Trial Court.
अब इन शॉर्ट इसमें हुआ ये है कि वो मतलब दो से ज़्यादा लोग बंदे थे, लेकिन कोर्ट ने जो है वो 2 लोगों को बरी कर दिया और बाकियों को सज़ा दे दी। तो वो उन्होंने उस हवाले से अपील की हुई है कि क्या वो कर सकते हैं या नहीं। Issues: whether relationship of prosecution witness with the deceased is fatal for prosecution case, whether accused is entitled to for benefit of minor discrepancies। ये सेम उसी से मिलता जुलता है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वही 2 सवाल हैं इसमें भी। इट इज़ बाय नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट mere relationship of the prosecution witness with the deceased cannot be a ground to discard the testimony of such witness on account of lapse of memory owing to the intervening period. Some minor discrepancies are inevitable and they may occur naturally. The accused cannot claim benefit of such minor discrepancies। चलो जी, माइनर डिस्क्रिपेंसीज का फ़ायदा अक्यूज़ को नहीं हो सकता है और अक्यूज़ जो है वो क्या नहीं कर सकता, मतलब अक्यूज़ के रिश्तेदार अगर है डिसीज्ड का, तो वो रिश्तेदारी की बिना पर उसे डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता बतौर विटनेस। फैक्ट्स, अगला केस आ गया जी। द रिस्पोंडेंट फाइल्ड सूट फॉर पार्टीशन इट इज अगेंस्ट अपीलेंट्स एंड अपीलेंट्स फाइल्ड सूट फॉर डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट their predecessor was the real owner, whereas predecessor of respondents was mere benamidar. The trial court dismissed the suit of appellants and partially decreed the suit of respondents on appeal. First appellate court issued decree in favor of appellants. The respondents sought revision of decree from the High Court, and the High Court restored the decree of trial court, hence the civil appeal by appellant। अब रिस्पोंडेंट ने सूट फॉर पार्टीशन फाइल किया और अपीलेंट ने क्या किया, अगेंस्ट अपीलेंट के खिलाफ, और अपीलेंट ने सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल किया। अब ये सिविल अपील आ गई और किस हवाले से कि जो उनके प्रीडिसेसर थे वो रियल ओनर थे, जबकि प्रीडिसेसर ऑफ रिस्पोंडेंट जो है थे वो बेनामीदार थे। अब ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया सूट का और अपीलेंट ने और पार्शली डिक्री कर दिया रिस्पोंडेंट का सूट, तो उन्होंने अपील फाइल कर दी। अब आगे क्या हुआ जी, इसमें इशू क्या थे, हाउ मैनी पर्सनस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन बेनामी ट्रांजैक्शन, हाउ बेनामी ट्रांजैक्शन कैन बी प्रूव्ड, वेदर इन बेनामी dispute authenticity and execution of document is in question, on whom burden to prove lies to that the ostensible vendee owner was a mere name lender and how this burden is discharged। सारों सवालों में, इन चारों सवालों में एक ही बात है कि बेनामी ट्रांजैक्शन पूरी कैसे प्रूव कैसे होगी। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है कि एक बंदा प्रॉपर्टी खरीद रहा है लेकिन वो खुद अपने नाम पर नहीं खरीदता, वो किसी और को पैसे दे देता है, उसे कहता है कि तू मेरे बिहाफ पर खरीद ले, तो वो जो उसके बिहाफ पर खरीदता है वो बेनामीदार कहलाता है। There are 3 persons involved in Benami transaction: the seller, the real owner, and the ostensible owner or Benamidar. And in the ordinary course of human conduct, it encompasses 2 different contracts. One is the contract express or implied between the ostensible owner and the purchaser, real owner, and it specifically mentions 2 things. First, the real owner expresses his desire or compulsion, also called motive, and obtains permission from the ostensible owner Benamidar to purchase the property in his name after paying the consideration amount to the seller. The second, it takes about the consent of the ostensible owner Benamidar that whenever the real owner demands, he will be bound to transfer the property to him. The other is the contract between the ostensible owner Benamidar and the seller of the property। इस सारे में वही बात की है जो मैंने अभी बताई है कि वो जो बेनामीदार ओनर कौन होता है और उसके अलावा वो बाउंड होता है कि वो उसको प्रॉपर्टी वापस करेगा जब वो रिक्वायर करेगा। बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व्ड इन बेनामी ट्रांजैक्शन थ्रू डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन दैट देयर लीगल कैरेक्टर and incidents complement each other to establish Benami transaction, and thus in cases of such transaction the plaintiff must first state them in detail in his plaint and then prove them by legal testimony, and failure to do so is fatal। The case of Benami dispute is not one in which the authenticity of the document is in question, but in such cases the execution of the document is an admitted factor and the seeker only intends rectification of the document, and
wants to, then it is in the name of Benamidar be deleted and instead his name be written. मतलब अब वो ये सारी बातें वो ये रिक्वायर करेगा ना कि बेनामीदार का नाम डिलीट किया जाए और उसका नाम उसमें लिखा जाए. The burden of proof lies heavily on the person who claims against the tender of document or deed to show that the ostensible vendee owner was a mere name lender and the property was in fact purchased only for his benefit. Such burden would be discharged by satisfying the well-known criteria to wit the source of purchase money relating to the transaction, possession of the property, the position of the parties and their relationship to one another, the circumstances pecuniary or otherwise of the alleged transferee, the motive for the transaction, the custody and production of the title deed, and the previous and subsequent conduct of the parties. Each of the above stated circumstances taken by itself is of no particular value and affords no conclusive proof of the intention or to transfer of the ownership of from one person to another, but a combination of some or all of them and a proper weighting and appreciation of their value would go long way towards indicating that the ownership has been really transferred or where the real title lies. ये बेनामी ट्रांजेक्शन को प्रूव करना वैसे अच्छा खासा मुश्किल काम है, लेकिन अगर इन सवालों को प्रूव कर दिया जाए तो वो प्रूव हो सकता है कि उनका पार्टीज़ का आपस में रिलेशन क्या है, उनके पेक्यूनरी इंटरेस्ट क्या है, ट्रांजैक्शन कैसे हुई, ट्रांजैक्शन का मकसद क्या है, टाइटल डेट की कस्टडी जो है वो किसके पास है और पोजेशन किसके पास है, और प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज़ क्या है, तो क्या हो सकता है वो प्रूव हो सकती है. अच्छा जी, कंक्लूजन में वही बात है. अब मेरा ख्याल अभी तक के लिए काफ़ी आगे 10 से नेक्स्ट जो है वो मैं पार्ट सेकंड में मतलब अलग लेक्चर बनाऊंगी, इसको कंटिन्यू रखूँगी. ये पूरा का पूरा जो 1 साल का बुलेटिन मेरे पास है 1490 पेजेस का 15 हो गया. हम बाकी इसी तरह एक एक लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी जितने मैक्सिमम हो सके. तो सुनते रहिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.